हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के इकाई 7 के अध्याय 16 को। इससे पहले मैंने अध्याय 15 को कवर किया हुआ है, पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में अध्याय 16 में हम खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इकाई 6 स्पेक्ट्रम का नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने राष्ट्रीय आंदोलन को चर्चा किया है, यानी उसमें आपको 1905 से 1918 तक की घटना उसमें मिल जाने वाली है। और इससे पहले मैंने अध्याय 15 मैंने डाला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। जीएस पोर्शन के लिए मैंने लूसेंट जीके का जो अपडेटेड लूसेंट जीके है न्यू एडिशन का, उससे मैंने ऑल सब्जेक्ट जीएस का कवर कर दिया है। अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए, फटाफट से जीएस पोर्शन आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट से। और काफ़ी अच्छे से मैंने एक एक चीज़ें आपको उसमें बताई हुई हैं, सारे वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाने वाले हैं। स्पेक्ट्रम के और भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको एक स्पेक्ट्रम करके मिल जाएगा, उसमें आपको सारे स्पेक्ट्रम अब तक मैंने जितने भी स्पेक्ट्रम से डाले हुए हैं वो सारी आपको उसमें मिल जाएगी। इससे पहले मैंने करंट अफेयर भी डाला हुआ है, जून 2020 से मार्च 2021 तक के करंट अफेयर को, उसको भी आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाने वाली हैं। तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट पर विजिट करिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पे। 1919 से 1922 के बीच अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। ये आंदोलन थे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों ही आंदोलन अलग अलग मुद्दों को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया। वैसे तो खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं था, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो दोनों ही आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीय संघर्ष में उठाए गए कदमों के कारण गठित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 का जो वर्ष था वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों और गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन आपको नीचे मिलेगा पॉइंट वाइज। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम और निम्न मध्य वर्ग के लोग, दस्तकार, मजदूर सभी महंगाई से परेशान हो गए। खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया और लोग करों के बोझ से दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई। सूखे, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। रॉलेट एक्ट पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर और असभ्य रवैया को उजागर कर दिया। पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिश ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया गया और मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्र की। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थी। 30,000 पाउंड 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैत शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना था। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। विश्व युद्ध के बाद हुई कई अन्य कठिनाइयों ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार किया। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रथम
प्रदर्शन में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू और मुस्लिम भी एक दूसरे के करीब आ गए। मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसन इमाम अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर के ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादियों ने भी उग्रवादी राष्ट्रवाद की वकालत की और राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। वे साम्राज्य विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे और साम्राज्यवादी दास्ता को समाप्त करना चाहते थे। इन्हीं सब गतिविधियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। खिलाफत का मुद्दा क्या था? खिलाफत के मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझानों के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी और उन मुस्लिम शोधार्थियों के मध्य सुलभ बन गया, जिनमें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैया से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए। न केवल भारतीय मुसलमान बल्कि संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रभु मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। पहले ही प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरोध में जर्मन और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तुर्की को विभाजित कर दिया गया और खलीफा को पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की और अंग्रेजों के सामने कई सारे मांगे रखी। कौन कौन सी मांगे रखी? मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए, खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भूत क्षेत्र प्रदान किए जाएं। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। तो इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। खिलाफत आंदोलन का विकास किस तरीके से हुआ? असहयोग कार्यक्रम कैसे कैसे थे, किस प्रकार से असहयोग कार्यक्रम चलाए गए? तो कुछ समय तक खिलाफत का नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाओं, धरनों और याचिकाओं तक ही सीमित रहे, लेकिन बाद में ये मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किए जाएं और अंग्रेजों के साथ हर तरह से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस तरह खिलाफत का रुख धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के सेनाओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों से कहा कि युद्ध उपरांत संधि की शर्त जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएगी, तब तक वे सरकार के साथ किसी भी तरह के सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने, जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने और सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया कैसा था? ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस का सहयोग अत्यंत आवश्यक था। हालांकि गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्थित थे और इस मुद्दे को लेकर के सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर के सर्वसम्मति का अभाव था।
बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ में संधि करने का विरोध किया। साथ ही वे सत्याग्रह के राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति भी आशंकित थे। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की विशिष्टताओं से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास किया और इसकी खूबियों के संबंध में उनकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने खिलाफत के मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझाया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया। बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई और उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दों पर लचीला रुख अपनाने और गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण था कि ये महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का ये स्वर्णिम अवसर है। इस तरह अब समाज के विभिन्न वर्ग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, शिल्पकार, पूंजीपति, जनजातियां, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी, ये सारे लोगों ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया और उनकी दुर्दशा के लिए उससे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा ली। संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण व दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उसका मोह भंग हो गया था। कांग्रेस जो थे वो इस बात से भली भांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में थे। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन था। राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया। असहयोग खिलाफत आंदोलन फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुस्लिम के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से मुलाकात की और उनसे खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, लेकिन इस मिशन से कोई भी लाभ नहीं हुआ। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का मुद्दा गलत है। सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे और पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे। तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नर्म करे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज की संधि की गई। कब की गई? 1920 में मई में। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। सेब्रिज की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। इसके बाद जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। इसके बाद 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर सहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने और स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कुछ कार्यक्रम तय किए। कौन कौन से कार्यक्रम तय किए? सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार और पंचायतों के माध्यम से न्याय का काम, विधान परिषदों का बहिष्कार। वैसे तो इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद था, लेकिन वे कार्यक्रम को असहयोग कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का विरोध कर रहे थे। विरोधियों में सबसे प्रमुख नाम था CR दास का। कुछ ही दिनों नवंबर 1920 में
कुछ ही दिनों के बाद विधान परिषदों के चुनाव होने लगे थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनावों का बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने भी इन चुनावों में भाग नहीं लिया। इस चुनाव में भाग नहीं लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और इसके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। चरखा कातने को भी प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का परित्याग किया गया। सरकारी सेवाओं का परित्याग, सरकारी करों का भुगतान न करना, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सैनिक, मजदूर और क्लर्कों का मेसोपोटामिया में काम न किए जाना। संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने और अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम में अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति करने को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस तरह कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए। अब कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति यानी CWC गठित की गई। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों में वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। गांवों और कस्बों में भी कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दी गई। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दी गई। गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 साल के भीतर ही स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्रांतिकारियों के कई संगठनों, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारी संगठन ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कॉर्पेट और BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वो संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। जबकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया और इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र रह गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का अनुमोदन करने और खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया। इसके बाद 1921 और 1922 में पूरे देश में अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली। आंदोलन का प्रसार। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया और सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में भर्ती हो गई। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना नाता तोड़ ले। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य थे। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब, बंबई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और असम में भी इस कार्यक्रम में अमल किया। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली,
टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई और थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घट करके आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की दुकानें पर धरने भी दिए गए। विदेशी शराब की दुकानों और ताड़ी की दुकानों पर भी धरने आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का पदक लौटा दिया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को कोष इकट्ठा करने का आदेश दिया। तिलक स्वराज्य फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और उसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा धन एकत्रित हो गया। तिलक स्वराज फंड में चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं समानांतर पुलिस की तरह काम करने लगी। इसके बाद जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान की सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। जुलाई 1921 में कराची के खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। सभी मुसलमानों को सेना से त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसके कारण सितंबर में अली बंधुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बयान जारी कर अली बंधुओं के बयान की पुष्टि की और सभी भारतीय नागरिकों और सैनिकों से उपनिवेशी शासन के सभी तरह के संबंध तोड़ देने का आह्वान किया। दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया और स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित करने को कहा। इसके बाद कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों को ये इजाजत दे दी कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार है, वे आंदोलन शुरू कर सकती है। इस समय मिदनापुर बंगाल में और गुटूर आंध्र के चिराला पिराला और पेडानंडी पांडु तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेज के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन पहले से ही चला रहा था। इस समय मिदनापुर, गुंटूर, चिराला पिराला और पेडानांडीपुर तालुक में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन पहले से ही चल रहा था। असम में चाय बागान के मजदूरों, स्टीमर पर काम करने वाले मजदूरों और असम में बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। बंगाल के एक राष्ट्रवादी नेता J.M. सेनगुप्ता ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? J.M. सेनगुप्ता ने, जो कि बंगाल के एक राष्ट्रवादी नेता थे। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में विभिन्न स्थानों पर हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे बंबई समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें और पुलिस के साथ झड़पें हुई। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी हो रहा था। कई स्थानीय आंदोलनों ने इसमें और ऊर्जा भर दी। इनमें अवध किसान आंदोलन, जो कि उत्तर प्रदेश में हो रहा था, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में, मोपला विद्रोह मालाबार केरल के मालाबार में चल रहा था और पंजाब से महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर के चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण था। जन की प्रतिक्रिया क्या थी? आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया था। मध्य वर्ग के लोग ने आंदोलन के शुरू में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया शुरुआत में, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर के वे अधिक स्पष्ट नहीं थे। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, जो कि अभिजात राजनीति के केंद्र थे, जैसे स्थानों पर गांधी जी के आह्वान का प्रत्युत्तर बेहद सीमित था। सरकारी नेताओं से त्यागपत्र देने, उपाधियों को लौटाने जैसे अनेक आह्वान को हल्के में ले लिया गया। भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत नवागंतुकों ने आंदोलन में अपने हितों और मनोकांक्षाओं को ढूंढा। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन को ठोस समर्थन प्रदान किया और वस्तुतः उन्हें जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध लड़ाई में असहयोग को उग्रवाद के समर्थक राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा। व्यवसायिक वर्ग के लोग, आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यवसायिक वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ।
क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल से लाभ हुआ था। लेकिन बड़े उद्योगपति का एक वर्ग इस आंदोलन के प्रति संशयवादी रहा। उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक संतोष और विद्रोह का भय था। उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक असंतोष और विद्रोह का भय था। किसान वर्ग, इस आंदोलन में किसानों की सहभागिता व्यापक थी। वैसे तो कांग्रेस वर्ग संघर्ष के खिलाफ थी, लोगों ने इस बाधा को हटा दिया। बिहार में निम्न और ऊंची जाति के बीच एक छूत अछूत का मामला असहयोग आंदोलन से लुप्त हो गया। सामान्यतः किसान भूमिपतियों और व्यापारियों के विरुद्ध हो गए। इस आंदोलन ने परेशान जनता को ब्रिटिश शासन और साथ ही साथ भारतीय स्वामियों जो कि भूपतियों और व्यापारियों के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थियों ने आंदोलन में सक्रिय और स्वैच्छिक भूमिका निभाई और उनमें से अधिकतर ने सरकारी विद्यालय और कॉलेजों को छोड़कर के राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज में प्रवेश किया। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और अन्य जैसे नवीन स्थापित संस्थाओं ने कई विद्यार्थियों को प्रवेश किया। महिलाओं ने पर्दा प्रथा का त्याग करके तिलक फंड में अपने आभूषण दान दिए। उन्होंने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया और विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के आगे धरना दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, मोपला उपद्रव जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की आंदोलन में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन एक बड़ी उपलब्धियां थी। कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे और इस तरह की सहभागिता न तो अतीत में और न ही भविष्य में देखने को मिला। आंदोलन में गांधी जी और अन्य नेताओं ने मस्जिद से मुसलमान संप्रदाय को संबोधित किया और यहाँ तक कि गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें बिना आंखों पर पट्टी बांधे मुस्लिम महिलाओं की जनसभा को संबोधित करने की अनुमति दी गई। सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही? मई 1921 में गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता आयोजित हुई। इस वार्ता में रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की कि वे अली बंधुओं से अपने उस भाषण को वापस लेने का आग्रह करें जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके और खिलाफत नेताओं के मध्य दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने सरकार की मांगों को ठुकरा दिया। इसके बाद दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया और गांधी जी समेत अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। आंदोलन का अंतिम चरण। उधर गांधी जी पर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा। दिसंबर 1921 में गांधी जी का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष हालांकि CR दास थे, लेकिन उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। उधर सरकार के रुख में कोई भी परिवर्तन नहीं नजर आ रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील और गांधी जी द्वारा वायसराय को लिखे गए पत्र का भी सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाएगी, तो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने लगा था, लेकिन इस आंदोलन के शुरुआत होने के पहले ही चौरी चौरा की घटना हो गई थी और संपूर्ण परिदृश्य ही बदल गया। तो कैसी रही चौरी चौरा कांड? आगे हम चौरी चौरा कांड की चर्चा करते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुई एक घटना है, जिसमें इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज करा दिया गया।
ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी का प्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 साल के लिए स्थगित हो गया चौरी चौरा कांड की वजह से। पुलिस ने यहाँ स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरीके से पीटा, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक गुत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोलीबारी से सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर आक्रमण कर दिया। सिपाही भाग करके थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर गए और उन्हें भी भीड़ ने मार डाला और फिर आग में फेंक दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत ही आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कि कानून का उल्लंघन होता हो। साथ ही प्रस्ताव में कई रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई। इनमें खादी को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, शराबबंदी के समर्थन में अभियान, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अभियान और हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अनेक राष्ट्रवादी नेता सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ है कि कानून के उल्लंघन एवं विचार पूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर के यहाँ सजा पा सकता हूँ और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य है। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले हम यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्रमुख विचार दिए हुए हैं। पहले उनको पढ़ लेते हैं। पहले जो विचार है वो सुभाष चंद्र बोस के हैं। जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। कांग्रेस के प्रमुख नायक महात्मा गांधी के सभी सहयोगी देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, जो सभी इस समय कारावास में थे, गांधी जी की इस घोषणा से भौचक्के रह गए थे। ये विचार सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी अमीर वर्ग के हितों के संरक्षक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने का कारण उनका अहिंसक सिद्धांत नहीं, बल्कि उनके द्वारा ये महसूस किया जाना था कि भारतीय अब जुझारू संघर्ष की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उनका साम्राज्यवादी शासन से लोहा लेने का मन बन चुका है। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उनके हाथों से निकल करके हिंसा के सिद्धांत में विश्वास करने वाले तत्वों के हाथ में जाने वाली है। उन्होंने महसूस किया कि भूस्वामी और पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन्हीं के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने के बाद भी किसानों को कर और काश्तकारों को लगान देने को कहा और ये सिद्ध किया कि वे जमींदारों और भूस्वामियों के हितों के पक्षधर हैं। उन्होंने ऐसे समय में आंदोलन वापस लिया जब जनता स्वयंसेवी उपनिवेशी शासन पर प्रहार करने को बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ये विचार मार्क्सवादी व्याख्या है। अगली विचार महात्मा गांधी के, मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी मृत्यु का वर्ण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये विचार 16 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने दिया। तो गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों ले लिया? गांधी जी ने महसूस किया कि भारतीयों ने अभी अहिंसा के सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं सीखा या पूर्ण रूप से वे नहीं समझ सके हैं। उन्हें लगा कि आंदोलन बागडोर उनके हाथों से निकल करके हिंसक हाथों में जाने लगी है।
उनका मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है और इसके पीछे सरकार ये तर्क दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लेना उनकी विवशता थी। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्यवाही से अहिंसक असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की रणनीति ये थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध यदि उपनिवेशी सरकार दमन का सहारा लेगी तो भावनात्मक तौर पर भारतीय इसके विरुद्ध हो जाएंगे और सरकार का वास्तविक चेहरा अनावृत हो जाएगा। आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ या थकाने वाली बन रहा था। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि सरकार किसी भी तरह से समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं था। इस परिस्थिति में इतने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत ज्यादा नहीं खींचा जा सकता था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो गया क्योंकि नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। खलीफा का पद समाप्त करके तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। संपूर्ण तुर्की में यूरोप की तर्ज पर विधिक व्यवस्था की स्थापना की गई और महिलाओं को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया और आधुनिक उद्योगों और कृषियों को प्रोत्साहित किया गया। 1924 में खलीफा का पद पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। कब? 1924 में। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन। इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल किया, लेकिन कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलनों का स्वरूप दिया, लेकिन बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सौहार्द का ये चरित्र बरकरार नहीं रह सका। आंदोलन का नेता मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के रूप में विकसित करने में भी असफल रहे। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध लिया। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला और कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जो कि आंदोलन के प्रभाव से अछूती रही हो। आंदोलन में समाज के हर वर्ग, कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसाय, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उनमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं और गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेजों की ये भ्रांत धारणा भी टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है और दास्ता की त्रासदी को वे अपने भाग्य की नियति मानते हैं। उपनिवेशी शासन दो मिथ्या अवधारणाओं पर आधारित था। पहला यदि ये कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में है और दूसरा ये कि वो अजेय है और उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। प्रथम मिथ्या को नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने सरकार की आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को उजागर कर पहले ही तोड़ दिया था और दूसरे मिथ्या को इस आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा कड़ी चुनौती दी और इसकी जड़ों को हिला करके रख दिया। इस तरह आंदोलन के बाद भारतीयों का साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा और वे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति पूर्ण रूप से लालायित हो गए। तो इस 16वें अध्याय में जो भी हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन, उनके बारे में, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, उनके बारे में एक सारांश के रूप में यहाँ नीचे चार्ट में दिया हुआ है। फटाफट से उसको हम पढ़ लेते हैं जिससे कि ये रिवाइज हो जाएंगे। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की 3 मांगे कौन कौन सी थी? तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार, सरकार पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे और स्वराज की स्थापना। प्रयुक्त की गई तकनीकें क्या थी?
सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी न्यायालयों, नगरपालिकाओं, सरकारी सेवाओं, शराब, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं और पंचायतों की स्थापना और खादी के उपयोग को प्रोत्साहन आंदोलन के द्वितीय चरण में कर न अदायगी कार्यक्रम। ये प्रयुक्त की गई तकनीकें थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। आंदोलन का प्रसार कैसा रहा? जन प्रतिक्रिया, मध्य वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, किसान वर्ग में रहा प्रसार आंदोलन का। विद्यार्थी वर्ग, महिलाएं, हिंदू मुस्लिम एकता, सरकार की प्रतिक्रिया। आंदोलन का अंतिम चरण चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें कि क्रुद्ध भीड़ द्वारा हिंसक घटनाएं, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन, ये इस पूरे चैप्टर का सारांश जो कि हमने अध्याय 16 में पढ़ा। तो इस वीडियो में हमने अध्याय 15 और 16 को ख़त्म कर दिया है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए बाय।